पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे। तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो चेन्नई है वो ही सिर्फ ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, बल्कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन, सेम जो प्रॉब्लम है फेस की जा रही है। और पूरे वर्ल्ड में और इवन इंडिया में भी लोग जो है वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के लेके उभर रहे हैं, वो अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। और बहुत सारे जो जगहें हैं वो सफल भी हुई हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे हैं जिनसे कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, मतलब कि जो पानी की शॉर्टेज हो रही है उसको कम कर सकते हैं। और जो हमारा गोल है यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर का, वो लोग सफल हो रहे हैं इसको प्रोवाइड कराने में। बट हमने देखा कि ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि अभी जो यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर है वो नहीं आई है। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें राइट टू वाटर देता है, अभी हम कहीं ना कहीं उस राइट को इम्प्लीमेंट करने में, उस राइट को लोगों के लाइफ में एक्चुअल में लाने में सफल नहीं हुए हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। हमें ऐसे जगहों से, ऐसे जो सिस्टम्स हैं जहाँ पे ये चीज़ सफल हुई है, जहाँ पे लोग सफल हुए हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर को लाने में, उनसे हमें सीखना चाहिए। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है पोर्टो एलेग्रे का। जो पोर्टो एलेग्रे है वो एक ब्राज़ील की सिटी है और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि वहाँ की ऑथोरिटीज़ ने, वहाँ के लोगों ने मिलके जो पानी की शॉर्टेज है उसको दूर किया। Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities of the world. अब नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे ये देखने मिलता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी डेथ भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर लोग गरीब होते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना इलाज करा पाए, वो अच्छा खाना खा पाए, अच्छी जगह पे रह पाए। ओवरऑल हमें ये देखने मिलता है कि जो पुअर लोग हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती है। और इस पूरी सिचुएशन की वजह से वो गरीबी के कारण अपनी जो जान है वो गवा देते हैं। तो हमें क्या देखने मिलता है कि जो पोर्टो एलेग्रे है उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मतलब यहाँ पे गरीब लोग तो बहुत हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो इन्फेंट की जो डेथ होती है वो बहुत ही कम है। इन्फेंट कौन होते हैं? जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो यूं कह सकते हैं हम कि पोर्टो एलेग्रे में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है, कि मतलब पर 1000 जो बच्चों की डेथ हो रही है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो हमें ये सिचुएशन बाकी सिचुएशन से थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या कह रहे हैं कि जो गरीब होते हैं उनके यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। बट पोर्टो एलेग्रे में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे तो जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ उतनी नहीं हो रही जितनी कि दूसरे सिटीज में होती है। तो इसका क्या कारण है? The city's water department has achieved universal access to safe water, and this is the main reason behind the lower number of infant death. तो जो रीजन है कि यहाँ पे बच्चों की जो मृत्यु है वो कम हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस सिटी का जो वाटर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो कि सिटी में पूरा पानी सप्लाई करता है, उसने यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर, नॉट जस्ट वाटर बट यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर अचीव कर लिया है। मतलब कि पोर्टो एलेग्रे में जो वहाँ का वाटर डिपार्टमेंट है वो आसानी से पूरी जो सिटी है उसके लोगों को पानी पहुंचा पा रहा है, और सिटी का लगभग हर एक जो इंसान है वो साफ पानी को ले सकता है, वो साफ पानी को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? The average price of water is kept low and the poor are charged half the basic rate. तो इसको सॉल्यूशन क्या निकाला इन लोगों ने? ये जो यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर इन्होंने किया वो किस जरिए से किया? तो यहाँ का जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने पानी के प्राइस को बहुत ही कम रखा, ठीक है, जिससे कि हर एक कोई जो है वो पानी को अफोर्ड कर सके। और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा गरीब तबका है उसके लिए क्या कहा कि जो बेसिक रेट है उससे भी आपको आधा दाम देना पड़ेगा। मतलब गरीबों के लिए और ज्यादा छूट दे दी। वैसे तो ओवरऑल प्राइस बहुत कम रखा, बट फिर भी गरीबों के लिए और ज्यादा छूट दे दी कि जो प्राइस है उसका आपको आधा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी पानी को अफोर्ड कर पा रहा है। Whatever profit the department makes is used to improve the water supply. और जो भी प्रॉफिट वाटर डिपार्टमेंट बनाता है वो क्या करता है, वो उसको वापस से कोशिश करता है कि किस तरीके से पानी की सप्लाई को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which project the department should take up. So it is very important for any department or government to be transparent. अगर गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है वो साफ लोगों को नहीं पता चलेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि वो जो पैसा दे रहे हैं या जो उनका हक है
वो सही से उन्हें मिल रहा है कि नहीं, या जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो सही से पूरी कर रही है कि नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को साफ-साफ समझ आ रहा है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये ज़रूरी है कि ये समझने के लिए लोगों के सामने सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनका डायरेक्ट से है, मतलब कि वो डायरेक्टली जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि जो वाटर डिपार्टमेंट है उनको किन प्रोजेक्ट्स को लाना चाहिए, कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे उन्हें काम करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में, इन सब डिसीजंस में, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में जो से है, जो लोगों का कहना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि पोर्टो एलेग्रे सिटी में क्या होता है कि अगर यहाँ के वाटर डिपार्टमेंट को कुछ भी प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो वाटर डिपार्टमेंट ने कहा कि देखो हमारे दिमाग में ना ये ऑप्शंस है कि हम सिटी के एक एरिया में पानी ला सकते हैं, मतलब ये इनकी सिटी है, राइट? दिस इज पोर्टो एलेग्रे। अब वाटर डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं कि हमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। और कंफ्यूज भी हो ना हो, क्या होता है कि वो लोगों की राय मांगते हैं। एक एरिया ये है, एक एरिया ये, एक एरिया ये। अब जो यहाँ का वाटर डिपार्टमेंट है वो सोच रहा है कि किस एरिया में सबसे पहले जो है पानी लाया जाए, राइट? तो फिर यहाँ के लोगों ने बोला, यहाँ के लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जो लोग हैं वो बोलेंगे कि आप इस वाले एरिया में लाओ, क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जो है पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो एक साथ बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के इस तरीके के डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। Through a process of public meetings, people hear what the managers have to say and also vote on their priorities. तो ये जो लोगों का से है, लोगों का जो मत है, वो किस तरीके से रखा जाता है, तो यहाँ पे पूरी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, ठीक है? मतलब जितने भी लोग हैं सिटी में, एक तरीके से इंपॉर्टेंट लोग, जो बड़े-बड़े लोग हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आके मिलते हैं और मीटिंग्स होती हैं। और ऐसे मीटिंग्स में क्या होता है कि जो लोग हैं वो आसानी से ये सुन सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनका क्या कहना है। मतलब कि अगर कोई काम नहीं होगा तो जनता सीधे मैनेजर से ये सवाल पूछ सकती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्या ऐसा रीजन था कि ये जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, ये जो फैसिलिटी है अभी हमें नहीं मिली। तो लोग जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं मैनेजर्स से और उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो वोट देने का भी सिस्टम है कि उनका क्या मत है, किस प्रोजेक्ट पे वो चाहते हैं काम करें, किन-किन जगहों पे वो चाह रहे हैं काम करें। तो इस तरीके से सभी डिसीजंस लेने के लिए लोगों का मत भी लिया जा रहा है, लोगों का वोट भी लिया जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही डेमोक्रेटिकली जो है पोर्टो एलेग्रे काम कर रहा है। यहाँ पे लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है कि लोग हैं, उनकी सिचुएशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका मत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं यहाँ के डिपार्टमेंट को कि आप ये करो, वो करो। तो इससे क्या हो रहा है कि जनता के लिए जो ओवरऑल बेस्ट चीज़ होनी चाहिए, वो निकल के आ रही है। और जो सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि कोई करप्शन का सिस्टम नहीं है, करप्शन कम से कम होगा, राइट? क्योंकि सब कुछ साफ है, लोगों के सामने है, लोग सवाल पूछने की जो है इसमें हक रख रहे हैं कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से यहाँ पे जो पोर्टो एलेग्रे सिटी है, यहाँ का जो वाटर यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर है वो बहुत ही अच्छे से अचीव हो पाया। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इस तरीके के सिस्टम्स जो हैं वो भी हम अपने देश में शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक और आर्टिकल दिया हुआ है जिससे कि आपको पब्लिक फैसिलिटीज को और अच्छे से समझने में मदद होगी। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन मतलब एक तरीके से जो सफाई होती है, उस चीज से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो एक्सटेंड होनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे शुरू किया गया है लेटरिन्स फॉर अस, दे एक्सप्लेन्ड इन एस्टोनिशमेंट। जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें लेटरिन्स चाहिए, मतलब कि हमें जो शौचालय हैं वो पब्लिक शौचालय चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पे भी खुले में ही कोई ना कोई इस तरीके से शौच करके जा रहा है, गंदगी फैला रहा है। तो ये सब चीजें जो है हमें नहीं चाहिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हमें जो लेटरिन्स हैं वो चाहिए। वी गो एंड परफॉर्म आवर फंक्शंस आउट इन द ओपन। अभी मजबूरी ये हो रही है कि हम नहीं चाहते कि हम बाहर इस तरीके से जो है शौच करें, बट क्योंकि कोई भी पब्लिक फैसिलिटी नहीं है इससे रिलेटेड, कोई भी जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। लेटरिन्स आर फॉर यू बिग पीपल। और लोग कह रहे हैं कि जो लेटरिन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग यूज कर रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि हम साफ सुथरे तरीके से जो है लू कर सकें?
तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीरों को ही क्यों अवेलेबल है, क्यों हमारे पास इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट? महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल ग्रीवेंसेस, राजकोट सैनिटेशन कमिटी 1896। तो 1896 में जो गांधी जी हैं वो राजकोट में थे और तब यहाँ पे जो राजकोट सैनिटेशन कमिटी है उसका पार्ट महात्मा गांधी जी को बनाया गया। और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने जो राजकोट है वहाँ पे इंस्पेक्शन किया, अलग अलग घरों को देखा, सिचुएशन को देखा और समझने की कोशिश की यहाँ पे सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है। और उन्होंने जो प्रॉब्लम निकल के आई वो ये थी कि भाई लेट्रिन्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। और तब जो है गांधी जी ने ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी। So besides safe drinking water, sanitation is must in prevention of waterborne diseases. तो हम पूरे चैप्टर में हमने पब्लिक फैसिलिटीज के एग्जाम्पल के तौर पे हमने वाटर की बात की कि किस तरीके से जो पानी है, साथ ही साथ साफ पानी, वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरी है, क्योंकि आपने साफ पानी तो ला दिया, बट साफ पानी लोग ऐसी जगह पे पी रहे हैं जहाँ पे गंदगी ही गंदगी है। तो मतलब कि सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो आप साफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो तो प्रोवाइड करा ही रहे हो लोगों को, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पे साफ सफाई हो, ताकि जो वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, मतलब कि ऐसे डिजीजेस जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं, उनको रोका जा सके। क्योंकि अगर आसपास गंदगी होगी तो पानी जो है वो तो फैलेगा, लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, पानी फैलेगा, वहीं पे जो है गंदगी होगी तो उसी में जो बीमारियां हैं वो पलेंगी और कहीं ना कहीं लोग जो है फिर मजबूर हो जाएंगे गंदे पानी को ही इस्तेमाल करने में। However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. तो अभी हमने सुना कि किस तरीके से जो वाटर है उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है इंडिया में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि साफ पानी जो है नहीं मिल रहा। बट जितनी सिचुएशन साफ पानी की है उससे ज़्यादा खराब सैनिटेशन की सिचुएशन है। मतलब कि इंडिया में जितने लोगों को पानी मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है, उससे भी कम लोगों को जो है सैनिटेशन की फैसिलिटी मिल रही है। कि मतलब उससे भी कम ऐसे लोग हैं जो कि साफ सुथरे इलाके में रहते हैं जहाँ पे कि इस तरीके की बीमारियां होने का उतना डर ना हो। Official figures for 2011 show that 87% of the households in India have access to drinking water and about 53% have access to sanitation, toilet facilities within the premises of residents. तो 2011 का ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया में लगभग 87% ऐसे घर हैं जिनके पास पीने के पानी की एक्सेस है, ठीक है। बट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 53% ऐसे लोग हैं, ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे सैनिटेशन की एक्सेस है। मतलब 87% घरों में पीने का पानी आ रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ 53% ऐसे घर हैं जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी है, मतलब कि उनके घर के अंदर ही वॉशरूम है। Once again, it is the poor, both in the rural and urban areas, who lack access to sanitation. और अगेन जैसा कि हमने पानी के सिचुएशन में देखा कि सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, गरीब तबका। इसी तरीके से सैनिटेशन के केस में भी दोनों ही जगह, चाहे वो रूरल एरिया हो, मतलब गांव वाला इलाका हो, चाहे अर्बन मतलब कि शहर वाला इलाका हो, दोनों ही जगह पे जो गरीब आदमी है उसको सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। Sulabh, a non-government organization, has been working for nearly 5 decades to address the problems of sanitation facing low caste, low income people in India. सुलभ एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लगभग 50 सालों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम कर रहा है। तो सुलभ क्या करता है, जो लो कास्ट एंड लो इनकम पीपल, ज्यादातर जो लो कास्ट एंड लो इनकम पीपल सैनिटेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको दूर करने में ये मदद करता है। It has constructed more than 8,500 community toilet blocks and 1.5 million household toilets, giving access to sanitation to 20 million people. तो सुलभ ने लगभग 8,500 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं। मतलब एक तरीके से जो आप गांव वगैरह में एक ऐसा टॉयलेट जो कि सब इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंड ऑफ पब्लिक टॉयलेट या कम्युनिटी टॉयलेट जिसको कि सब लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8,500 जो टॉयलेट्स हैं वो सुलभ ने बनाए हैं। साथ ही साथ लगभग 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख जो हैं इन्होंने हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं। मतलब कि घरों के अंदर जो टॉयलेट्स हैं वो लगभग 15 लाख इन लोगों ने बनाए हैं। और इसकी मदद से क्या हो रहा है, 20 मिलियन मतलब कि 2 करोड़ लोगों को इनसे मदद पहुंच रही है। द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। और ज्यादातर जो सुलभ फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें फायदा हो रहा है सुलभ फैसिलिटीज से, वो ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं। Sulabh enters into contracts with municipalities or other local authorities to construct
टॉयलेट ब्लॉक्स विद द गवर्नमेंट फंड्स। अब सुलभ जो है वो इतने बड़े लेवल पे ये जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराने में कैसे सफल रहा। तो सुलभ क्या करता है, वो म्यूनसिपैलिटीज से कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो दूसरी लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टॉयलेट जो है वो बनाता है। और इसके लिए जो फंड है वो गवर्नमेंट का ही फंड उन्हें मिलता है कि वो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज जो है वो उन्हें कुछ फंड प्रोवाइड कराएंगे जिसकी मदद से वो वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं वो बनाएंगे। Local authorities provide land and funds for setting up the service, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charges. For example, ₹2 is charged for use of latrines in the cities. अब ये जो टॉयलेट बनाने का जो फंड है वो ज़्यादातर, जैसे कि अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, जो दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। पैसा वो देती हैं, जगह वो बताती हैं कि आप इस जगह पे बना लो, बट उनको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है कि आपने वॉशरूम तो बना दिया बट वो साफ़ सुथरा है नहीं, वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि कोई वहाँ जाके उसको यूज़ कर सके। तो उसके मेंटेनेंस के लिए वो क्या करते हैं, वो कभी-कभी यूज़र चार्जेस रख लेते हैं कि आपको बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा और वो उतना पैसा होता है कि उससे क्या होगा, किसी को वो बहुत ज़्यादा भी ना लगे और साथ ही साथ मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी निकल जाए। जैसे कि सिटीज़ में आपको देखने मिलेगा कि ₹2 लगभग चार्ज किया जाता है। नॉर्मली आजकल ₹5 जो है वो हो गया है। जैसे स्टेशंस वगैरह पे वॉशरूम होते हैं, मेट्रोज़ वगैरह पे जो है वॉशरूम होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपसे लगभग ₹5 जो है नॉर्मली चार्ज करेंगे ताकि आप उसको यूज़ कर सको। तो वो इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि उसको साफ-सुथरा रखने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी उन्हें खर्चा निकालना है। तो इतने ज़्यादा भी रुपए नहीं है कि कोई भी अफ़ोर्ड ना कर सके, राइट? तो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि मिनिमम पैसा चार्ज करके अच्छी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से सुलभ जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, जैसे कि हमने देखा लगभग 2 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ है। और अब कभी भी आप अगर कोई सुलभ टॉयलेट देखोगे तो आप ज़रूर सोचना कि किस तरीके से इस पे काम किया गया, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो जो भी अभी हमने पढ़ा वो चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए और आपको जो लोगों ने एफर्ट्स लगाए हैं उनको एप्रिशिएट करना है कि किस तरीके से जो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वो काम कर रही हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है उसका भी एक तरीके से हम उसका प्रेज़ कर सकते हैं उसको कि उसने सुलभ जैसे एनजीओ को या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हाथ मिलाया और एक नए चेंज के लिए आगे कदम उठाया। So now we have come to the end of this chapter, so let's conclude what we have read so far. So conclusion. Public facilities relate to our basic needs and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड होती हैं, ऐसी नीड्स जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब अगर जीवन खतरे में पड़ जाएगा तो हमें याद आया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक राइट टू लाइफ प्रोवाइड कराता है। अगर हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा तो हमारा जो राइट टू लाइफ है उसका हनन होगा। तो इसीलिए जितनी भी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से राइट टू लाइफ का ही पार्ट बना दिया। जैसे कि वाटर, हेल्थ कि आपको स्वच्छ साथ ही साथ स्वस्थ जो है वो ज़िंदगी मिले। एजुकेशन, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपका जीना जो है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि आपके जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको कमाने में दिक्कत आएगी, आप पैसा उतना अच्छा नहीं कमा पाओगे। अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो फिर आप अपना पेट अच्छे से नहीं भर पाओगे, पेट अच्छे से नहीं भरोगे तो आपकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो राइट टू लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। इसी तरीके से जैसे हम सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि पॉल्यूशन अगर होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, हम बीमार होंगे और हमारी लाइफ जो है खतरे में पड़ेगी। इस तरीके से जो ये राइट टू लाइफ है वो छोटी सी टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो इस राइट टू लाइफ के अंदर आ सकती हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इन सभी बेसिक नीड्स की चीज़ों को, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरीके की चीज़ों को राइट टू लाइफ का ही पार्ट बना दिया है, बताया है। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल्स में से एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो ये इंश्योर करे कि सभी को पब्लिक फैसिलिटीज मिले, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो सभी को मिल पा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो राशन शॉप्स चलाती है, सब्सिडीज देती है। किस लिए दे रही है वो? ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉपर खाना मिल सके। जैसे राशन शॉप्स होती हैं, जैसे हमने देखा था अभी कोविड के टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्री खाना जो है लोगों को प्रोवाइड कराया ताकि जो लोग हैं वो भूखे ना मरें।
जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गया था और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पा रहा है, लोग अपने काम को छोड़ के जा रहे थे, मतलब उनको काम मिला ही नहीं, लोगों की जॉब छूट रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा, उन्हें फ्री खाना प्रोवाइड कराया, राइट। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो लोगों के राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन करे, उसका सेफगार्ड करे, राइट। सो बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। हम ये तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज जो हैं वो लाई जा रही हैं ताकि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके। बट ये सारे जो एफर्ट्स हैं अभी वो उतने नहीं दिख रहे हैं जितने की होने चाहिए, जितना कि सेटिस्फैक्टरी होता है, जिनसे हमें संतुष्टि मिल जाए कि हाँ भाई काम तो हुआ है, अभी उस लेवल का काम नहीं हो रहा है। देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात तो सप्लाई में ही शॉर्टेज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 लोग भूखे हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना राशन प्रोवाइड करा रही है कि वो 5 लोगों का पेट भर सके। तो मैंने आपको खाने के एग्जाम्पल से आपको बाकी फैसिलिटीज का भी एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरीके से जो सप्लाई है उसी में कमी है, कि जितना लोगों को चाहिए उतना सप्लाई ही नहीं हो रहा है। और मान लो अगर सप्लाई भी हो रहा है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कोई तबका है जिसे कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उन पब्लिक फैसिलिटीज का, बट वहीं कुछ दूसरे तबके हैं उन तक वो फैसिलिटी पहुंच ही नहीं पा रही। तो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में भी। Compared to metros and large cities, towns and villages are underprovided. अब अगर हम मेट्रोज और बड़ी बड़ी सिटीज की सिचुएशन देखें तो वहां हमें ये देखने मिलता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं। वहीं जो रूरल एरियाज हैं या फिर ऐसे टाउन्स, ऐसे सिटी, ऐसी जगहें जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहां पे इन फैसिलिटीज को उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। Compared to wealthy localities, the poorer localities are underserviced. तो ऐसी लोकेलिटीज जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां पे तो सर्विसेज बड़ी ही अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं, बट ऐसे इलाके जहाँ गरीब तबका रह रहा है वहां इन सर्विसेज पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर। अब अगर हम कह दें कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में असक्षम है, अच्छे से नहीं प्रोवाइड करा रही, तो क्यों ना इन फैसिलिटीज की जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाए। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पानी के केस में देखा कि जब प्राइवेट कंपनीज एंटर करती हैं इस तरह की चीज़ों में, तो वो कोशिश करती हैं कि वो यहाँ से भी प्रॉफिट कमाएं, और वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में चीज़ों का प्राइस इतना हाई कर देती हैं कि फिर जो गरीब आदमी हैं, जिसके लिए हमने प्राइवेट कंपनीज को लाया था कि वो हर एक तक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो जो गरीब आदमी है वो छूट जाता है, फिर वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता। Any solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to her or him in an equitable manner. तो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, हाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अच्छे तरीके से इस एरिया में काम करके लोगों की मदद कर सकती हैं, और चाहे गवर्नमेंट जो है वो और अच्छे तरीके अपना सकती है, बेटर जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अपना सकती है, सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर एक जो सिटीजन है देश में रहने वाला, उसका ये अधिकार है कि उसको ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सही तरीके से मिले, इक्विटेबल मैनर में मिले, कि जितना कि एक अमीर आदमी को फैसिलिटीज़ जिस तरीके से मिल रही हैं उसी तरीके से गरीब का भी हक है कि उसे ये फैसिलिटीज़ मिले। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि वो हर आदमी तक, हर पर्सन तक, गरीब से गरीब आदमी तक ये चीज़ें जो हैं, ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करा सके। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमारा जो राइट टू लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू लाइफ देता है, और राइट टू लाइफ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जो कि हमारी बेसिक नीड्स वाली हैं, जो कि हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, या जो हमारे राइट टू लाइफ का पार्ट बनती हैं। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी क्यों है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को ही तो हमने बैठाया है वहां पे, गवर्नमेंट को ही तो ये जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों के लिए काम करेगी, तो फिर गवर्नमेंट नहीं तो कौन करेगा, राइट। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा इशू आता है कि वो इन फैसिलिटीज को शुरू तो कर देती है, वो इसका स्टार्ट तो कर देती है, बट उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर पाती। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को इस चीज का सॉल्यूशन जो है निकालने की जरूरत है। हमने बहुत सारे जो जगह हैं उनका एग्जाम्पल लिया, हमने चेन्नई का एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि किस तरीके से एक पब्लिक फैसिलिटी जो कि वाटर है उसको प्रोवाइड कराने में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके की फैसिलिटीज का।
तो हम वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या सिचुएशन रहेगी, राइट। और चेन्नई की ही तरह जो दूसरी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी हमें सेम ही सिचुएशन देखने मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि सभी जगह बिल्कुल सेम सिचुएशन है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि लोग इन फैसिलिटीज़ को अच्छे से प्रोवाइड कराने में कामयाब हुए हैं, और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ को हर पर्सन तक पहुँचाया जा सकता है। So with this, we have come to the end of our chapter number 9 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Bye bye.